नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और इनसाइट में आज हम बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा और वैश्विक अनुसंधानों की। भारतीय ज्ञान परंपरा भारत के प्राचीन ज्ञान और प्राचीन शिक्षा की एक समृद्ध और विविध प्रणाली है। इसमें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों और लोक साहित्य में निहित ज्ञान शामिल है, जो न केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन बल्कि सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी समाहित करता है। ये परंपरा वेदों से शुरू होकर उपनिषदों, पुराणों और विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से विकसित हुई और संतों के माध्यम से जन साधारण तक जा पहुंची। यही नहीं, विश्व के आधुनिक अनुसंधान का भी आधार बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है और इसका उद्देश्य प्राचीन सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का संरक्षण और पुनर्जीवन करना है। पूरे विषय पर बात करेंगे दो विशेषज्ञों से। अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाधव हैं, सदस्य सचिव गुजरात साहित्य अकादमी, गुजरात सरकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, हम लोग बातचीत शुरू करें। एक कोट मैं जो है वो साझा करना चाहता हूं अपने दर्शकों से भी और आपसे भी। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम भारतीयों के प्रति बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें अंकन की कला प्रदान की। इस आधार के बिना हमारे कई सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन अबूझ पहेली बनकर रह जाते। भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध ज्ञान परंपरा प्राचीन काल में वैश्विक समुदाय के लिए अनुकरणीय आदर्श रही है। ये भारत की गंभीर अनुसंधान वृत्ति, उन्नत वैचारिकी और वैज्ञानिक प्रगति की परंपरा का परिणाम रहा है। अतुल जी, यहाँ पर जो है एक विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक, उनका ये कहना है भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर, लेकिन भारत में अपनी ही ज्ञान परंपरा को लेकर क्या स्थिति है? ये आइंस्टाइन ने कहा है, बहुत सही कहा है जी। और सिर्फ आइंस्टाइन नहीं, हमारे पास एक पुस्तक है, भारत क्या है पुस्तक का नाम है। उसमें दुनिया के ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, नोबेल laureateों ने, विद्वानों ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, इसके बारे में क्या कहा है उसमें है और विथ रेफरेंस है। और सबों ने, अधिकतर लोगों ने वेद उपनिषद का उल्लेख उसमें किया है जी। तो ये भारतीय ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आवश्यक है ज्ञान। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के सभी स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश की बात की है। ये इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता है, मुझे लगता है। इस दृष्टि से ये भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत में फिर से पुनर्स्थापित अगर करना है तो उसका आधार हमेशा शिक्षा ही बनता है। कोई भी व्यवस्था, कोई भी ज्ञान को जो पुनर्स्थापित करना है, उस देश में स्थापित करना है, तो इसका माध्यम शिक्षा क्योंकि किसी भी देश की नींव होती है। शिक्षा में आ गया तो फिर समग्र समाज व्यवस्था में वो आ सकता है। इसी दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको लाने की बात कही है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा ज्ञान है इसलिए लाना, ये नहीं बात है। लेकिन आज देश और दुनिया के सामने जो जो चुनौतियां, समस्याएं हैं, उसमें अधिकतर का समाधान भारतीय ज्ञान परंपरा है। मैं एक ही उदाहरण सिर्फ देना चाहूंगा कि क्यों दुनिया ने योग को सर पर बिठाया। मैंने देखा, अमेरिका में गया था तो भारत से ज्यादा केंद्र तो अमेरिका में योग के खुले हुए। इंग्लैंड में तो ऐसा कहा जाता है कि योग हाई सोसाइटी के लिए है, क्यों इतना महंगा, कॉस्टली है। और कई मुस्लिम देशों ने भी योग का स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि आज जो मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव की जो बहुत बड़ी समस्या विश्व मानव समुदाय के सामने है, उसका समाधान किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं है, सबने अनुभव कर लिया। और इन देशों ने सबने ये भी अनुभव किया कि योग में उसका समाधान है, इसलिए दुनिया ने योग को सर पर बिठाया। लेकिन भारत में तो हजारों साल पुरानी परंपरा है योग की। जब कोई समस्या थी नहीं, तनाव, मानसिक स्वास्थ्य की कोई समस्या थी नहीं। इसका तात्पर्य क्या है कि भारतीय ज्ञान वो है, आज दुनिया में ये है
कि जब समस्या खड़ी होती है तब हम समाधान ढूंढने जाते हैं। जैसे कोरोना आया, समाधान ढूंढ रहे, अभी तक मिला नहीं। लेकिन भारतीय ज्ञान वो ये है कि जो समस्या खड़ी ही ना हो और फिर भी समस्या खड़ी होती तो हमारे पास समाधान उपलब्ध है। इसलिए भारतीय ज्ञान भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको शिक्षा के हर स्तर पर लाने की बात कही गई है। जयेंद्र जी, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगड़ा भी संत। हम लोग अपनी चीज़ को जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों ने भारत के इस ज्ञान परंपरा का जिक्र किया और ये भी बताया कि उनके अनुसंधानों का आधार रहा है, लेकिन भारत में एक लंबी बहस छिड़ी रहती है कि ये सत्य है भी या नहीं है, ये रिकॉर्ड कब किया गया, उस तरीके की बहस है। जबकि हमारे स्वयं के ऋषि जो हैं वो अनुसंधान करता थे, वैज्ञानिक थे, और उनकी वैज्ञानिक सोच इतनी आगे थी कि उसके समकक्ष आज के वैज्ञानिक भी अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। उसके बावजूद भी हम अपनी इस ज्ञान परंपरा का उस तरीके से आदर क्यों नहीं करते हैं? और क्या नई शिक्षा नीति में इसको समाहित करने के बाद क्या नजरिया बदल जाएगा भारतीयों का? जी, आपका बहुत प्रासंगिक सवाल है, इसीलिए मैं संसद टीवी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। जैसे अतुल भाई जी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा सदियों से बहती हुई परंपरा है। उसमें हम जानते हैं मुगलों के आक्रमण के कारण और अंग्रेज शासन के कारण हमें अपनी जड़ों से काट दिया गया, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा की जगह यूरोप सेंट्रिक पूरी एक पद्धति, कॉलोनियल माइंडसेट सेंट्रिक पद्धति हमको शिक्षा में दाखिल की गई। इसलिए आप देखिए कि 1964 में जब कोठारी कमीशन बना तो कोठारी कमीशन के रिपोर्ट में प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी ने इंट्रोडक्शन यानी आमुख में ही लिखा है कि अभी भी भारतीय शिक्षा का जो केंद्र है, गुरुत्व केंद्र है, वो यूरोप केंद्रित है, यूरो सेंट्रिक है। तो इसीलिए उसको भारत केंद्रित बनाने का एक बहुत अच्छा अवसर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है। 75 इयर्स के तक अगर हम देखें तो हमारी शिक्षा में हमने, हमारे लोगों ने, जैसे आपने कहा, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रत्येक क्षेत्र में अपने वैज्ञानिकों ने, अपने दार्शनिकों ने अपने चिंतन में कुछ न कुछ प्रदान किया ही है। लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं? मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, तो हम पढ़ा रहे हैं कि वो इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो हेनरी फेयल इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। वो इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो FW टेलर है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। ऐसी ही व्याख्याएं हम स्वतंत्रता के बाद 75 साल तक पढ़ाते आए हैं। उसको बदलने का एक समय अभी आया है। हम ये नहीं कहते कि विदेश वाले लोगों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी किया है, उनका प्रदान, उसकी भी हम स्वीकृति करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, लेट अस हैव नोबल थॉट्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस ऑफ वर्ल्ड। विश्व की चारों ओर से हमें शुभ विचार प्राप्त हो, तो हम उनका भी आदर करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे चाणक्य ने जो अर्थनीति में बताया है, चाणक्य ने जो अर्थनीति के सिद्धांत बताए हैं, उसमें जो प्रबंधन है वो हमारे पाठ्यक्रम में क्यों नहीं है, वो हमारी आज तक शिकायत थी। तो ये यूरोप सेंट्रिक मानसिकता से हमारी शिक्षा व्यवस्था को भारत केंद्रित बनाने का एक बहुत अच्छा अवसर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है, और इसके लिए बहुत सारे मनीषी लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण उसकी पुष्टि में देना चाहता हूं कि हमारे ऋषि मुनि ने उस समय ऐसा विचार किया था कि जो आज के वैज्ञानिक के दर्शन में देखने को मिलता है। महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि दोनों का उदाहरण मेरे पास है। महर्षि पतंजलि ने जो अपने योग सूत्र में जो दिया है वो एक सिद्धांत है, योग सूत्रता। वो सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप परिणाम बदलना चाहते हैं किसी भी तत्व में, तो आप उसके क्रम को बदल दीजिए। अब देखिए, पूरा भौतिक विज्ञान इसी के ऊपर टिका हुआ है। अगर अब एटम की बात करते हैं तो एटम में आप देखिए तो हाइड्रोजन का एक एटम जिसको 1 नंबर दिया है, उसको आप बदल देंगे तो कभी वो मर्क्यूरी हो जाएगा, कभी वो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्रम बदलने से परिणाम बदल जाता है, पतंजलि ने उस समय कहा था, जिसके ऊपर पूरा फिजिक्स टिका हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन उसको वर्तमान शिक्षा में जोड़ने की आवश्यकता है, उसको प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है, और हमें उसको हमारे प्रासंगिक, जैसे अतुल जी ने बहुत अच्छा बताया कि अभी जो समसामयिक समस्याएं हैं, रिलेवेंस जिसको हम बोलते हैं, उन समस्याओं के समाधान के रूप में हमें
भारतीय ज्ञान परंपराओं को देखने की आवश्यकता है। अतुल जी, 100-125 साल पहले की बात है, तब तक ये अलग अलग जो है धर्मों में और अलग अलग संस्कृतियों में इस बात को लेकर बहस छिड़ा करती थी कि पृथ्वी गोल है, चपटी है, चांद कितनी दूरी पर है। और हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करके बहुत पहले अपने अलग अलग जो है धार्मिक ग्रंथों में इसका बाकायदा सूत्रों के साथ इसको प्रतिस्थापित किया था। उसके बावजूद भी हम देखते हैं तो यूरोप की ओर देखते हैं, विदेशियों की ओर देखते हैं अपने ही ज्ञान को लेकर। ऐसा क्यों? ऐसा हुआ कि जो जैसे अभी जयेंद्र भाई ने भी बताया कि विशेष करके अंग्रेजों के आने के बाद ये हमारा ज्ञान सारा गलत है और जो पश्चिम का वही श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मेरे को उन्होंने की भाषा को बदला। हमारा सारा संस्कृत माध्यम था और सारा ज्ञान संस्कृत में है, तो संस्कृत को धीरे धीरे हटा दिया गया। अंग्रेजी विद्यालयों को जबरदस्त अनुदान दिया जाता था और संस्कृत की पाठशालाओं को अनुदान बंद कर दिया, इसलिए हमारी पाठशालाएं धीरे धीरे मृतप्राय होने लगी। तो जो ज्ञान की परंपरा सतत लगातार आगे बढ़ रही थी हमारी, वो रुकावट आ गई और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देना उन्होंने शुरू किया। और शिक्षा जो है कभी हमारी यहाँ सरकार के हाथ में नहीं थी, तो उन्होंने शिक्षा का पूरा सरकारीकरण कर दिया। इस सब के कारण ऐसी एक मानस बन गया कि हमारा कुछ है ही नहीं, जो है वो पश्चिम का ही है और हम तो गरीब थे, हम तो बिल्कुल बेरोजगार थे, हमारे पास कोई ज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार का एक मानस बनाया गया। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी ये प्रक्रिया चलती रही और 70 साल तक प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं आपको बताऊं, भारतीय ज्ञान परंपरा पर तो पहले से ही काम कर रहे, बहुत पहले से। आज से 20 साल पहले तक भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने वाले को विद्वान नहीं मानता, उसको किनारे कर दिया जाता था। लेकिन आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद, जो आपने पहले भी प्रश्न किया था, कि आज बड़े व्यापक स्तर पर इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है देश में। लेकिन अभी क्या मानस बदलने का बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारतीय ज्ञान क्या है वही प्रश्न है आज तो लोगों के मन में। तो प्रारंभ वहां से करना पड़ेगा कि भारतीय ज्ञान है क्या। भारतीय ज्ञान को अगर समझना है और सिस्टम में लाना है तो भारतीय तत्वज्ञान दर्शन को समझना पड़ेगा। और इसके हजारों ग्रंथ हैं हमारे, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा की बात जब करते हैं तो वेद उपनिषद रामायण तक सीमित होने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। लेकिन क्या 150 साल पहले श्रीनिवास रामानुजन ने गणित में काम किया वो भारतीय ज्ञान नहीं है क्या? प्रफुल्ल चंद्र राय ने जो केमिस्ट्री में काम किया वो भारतीय ज्ञान नहीं है क्या? विवेकानंद जी ने जो दर्शन दिया, फिलोसॉफी दी देश को, वो भारतीय ज्ञान नहीं है क्या? तो ऐसे अंग्रेजों के बाद भी, अंग्रेजे जो ये शिक्षा पद्धति बदली, उसके बाद भी ये ज्ञान परंपरा अनेक लोगों ने जारी रखी। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद हमारे सिस्टम में हमने नहीं लाया उनको, और हम जो पुरानी सिस्टम अंग्रेजों ने दी है, कॉलोनियल सिस्टम, उसी सिस्टम को हम जारी रखा। और इसलिए मानस इतना बदलता गया कि आज कोई 4 वाक्य अंग्रेजी का बोले तो विद्वान माना जाता था, और अपनी भाषा में कितना भी विद्वान आदमी बात करेगा तो विद्वान नहीं माना जाएगा। कोई डेड मम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे तो वो आधुनिक है, माँ पिताजी बोले तो पुराने हैं, धोती कुर्ता पायजामा पहनेंगे तो पुरानपंथी है, टाई पहनेंगे, कोट पैंट पहनेंगे तो वो आधुनिक है। तो ऐसा पूरे देश में एक समग्र मानस बना दिया गया। और मैंने कहा कि दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी उसको सतत जारी रखा। लेकिन कई संस्थाओं ने, हम जैसी संस्थाओं ने काम जारी रखा है इस पर, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आने के बाद उनको बहुत बल मिला है। तो आज IIT से लेकर NIT से लेकर अनेक स्थानों पर भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम प्रारंभ हो गया है, और मध्य प्रदेश सरकार में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। मैं अभी भोपाल में हूं, इसीलिए आया हूं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है इसके लिए, और इसमें हम सब लोग काम कर रहे हैं, और सारी सिस्टम में भारतीय ज्ञान परंपरा को लाने का एक प्रयास जारी है। जी डॉक्टर जाधव, ना केवल
जो है विज्ञान, न केवल आयुर्वेद, न केवल योग, बल्कि अगर मनोरंजन के क्षेत्र की भी बात करें तो शायद भारतवर्ष अपने आप में एकमात्र ऐसा राष्ट्र होगा, देश होगा, जहां पर नाटकों को लेकर एक पूरा ग्रंथ लिखा गया है। लेकिन हम जब नाटकों का मंचन करते हैं तो विदेश के अनुदित नाटकों का मंचन करते हैं। अपनी जो है मूल जो है विषयों को लेकर हम यहाँ पर अपने नाटक भी नहीं करते हैं। भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा उसको जो है सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। वो एक पूरा पैटर्न है किस तरीके से मंचन करना चाहिए, किस तरीके से मंच व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हम विदेश का मुंह देखते हैं मंचन को लेकर या नाटकों को लेकर या थिएटर को लेकर। ऐसा क्यों? जी, जैसे मैंने बताया पहले भी कि हमको ये, अतुल जी ने भी बहुत अच्छे से बताया कि हमको यही समझाया गया कि जो भी यूरोप में हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी स्वीकृति करने से हम आधुनिक माने जाएंगे। आपने बात की ही है तो मैं आपको बताऊं कि आजकल सबसे ज्यादा रिसर्च नाट्य शास्त्र में और सौंदर्य शास्त्र में भारतीय ग्रंथों पर किया जाता है। नहीं केवल भारतीय यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप येल यूनिवर्सिटी ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, सभी में एस्थेटिक्स की जब बात करते हैं तो इंडियन एस्थेटिक्स को बहुत वो महत्व देते हैं और उसको बहुत मूलभूत तरीके से उस इंडियन एस्थेटिक्स को माना जाता है। ऐसे ही भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की आप बात करते हैं तो हम यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। अभी अभी हमारे यहाँ एक नाटक कर्णावती में हुआ था, उसका पूरा सेटअप रंग मंडपम जिसको बोलते हैं वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार था। तो अब लोग जो हैं वो उसके प्रति आकर्षित होने शुरू हुए हैं। तो हम कह सकते हैं फिर से एक नया दौर आया है, नया सवेरा आया है और लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूक होने लगे हैं। समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी मूल परंपराओं को प्रस्थापित होते कोई नहीं रोक सकता, ऐसे मैं कहता हूं, क्योंकि इन परंपराओं को इतने आक्रमणों के बाद हमने जीवित रखा है। इसीलिए ही अल्लामा इकबाल ने कहा होगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। डॉक्टर जादव, क्या जो हमारी विशिष्टता है हमारी ज्ञान परंपरा की, वो विशिष्टता है इसका विस्तार? क्या यही विशिष्टता थोड़ा सा ये हमें पीछे ले जा रही है? इतना फैलाव है हमारी ज्ञान परंपरा का, किसको पकड़ें, किसको बताएं, किसको सीखें, वो एक जो है असंगति है, आप मानते हैं? और अगर विदेशों की बात करें तो बहुत ही सीमित दायरे में है उनका पूरा ज्ञान, इसलिए जो है उसका फैलाव भी जो है थोड़ा आसान हो गया है वैश्विक स्तर पर। जी, आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए, कि हमारी किसी भी चीज को देखने की दृष्टि जो है उसमें समग्रता है, अखंडता है। तो हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा को अखंड रूप में देखा गया है। जैसे पाणिनि को आप व्याकरण शास्त्री कहेंगे, साइकोलॉजिस्ट कहेंगे या लिंग्विस्ट कहेंगे या फिर उसको सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? पाणिनि के व्याकरण में इतने सारे सिद्धांत मिलते हैं जो साइकोलॉजी के भी है, व्याकरण शास्त्र के भी है, मतलब लिंग्विस्ट के भी है, एक साहित्यकार के भी है। हमारे यहाँ किसी भी चीज को खंड खंड में नहीं देखा गया, उसको अखंड मंडलाकार रूप में देखा गया है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की पहली विशेषता है। जीवन से प्रत्येक पहलू को जोड़ना, प्रत्येक घटना को, प्रत्येक खंड को या प्रत्येक शास्त्र का जीवन के साथ जुड़ाव है। अगर इसका जीवन के साथ जुड़ाव नहीं है तो आने वाले समय में वो रिलेवेंट नहीं रहेगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। ये भारतीय ज्ञान परंपरा हमें समझाती है। तो पहली विशेषता ये है कि सभी चीजों का यहाँ जीवन से जुड़ाव है और अखंडता में हम सभी चीजों को देखते हैं। वहां सभी चीजों को यूरोप में देखने की जो पद्धति है वो खंड खंड में बांटने की पद्धति है, वो हमारी पद्धति नहीं है। दूसरी विशेषता ये है कि अटूट अनवरल परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की बात देखें तो रामायण काल से अगर हम देखते आए तो हमारी जो परंपराएं हैं उसमें प्रवाहिता है, चेंज आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन वो अटूट है। ऐसी परंपरा, लीगेसी वाली ऐसी पुरानी प्राचीन परंपरा जिसको समसामयिक होते होते इतने साल हो गए, वो पूरे विश्व में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरी बात, ये परिवर्तनशील परंपराएं हैं। जो भी परंपरा हमारे यहाँ है उसको समय से अनुकूलन साध के हम उसमें चेंज लाते हैं। हम जड़ नहीं है।
जैसे कोई भी तालाब में बंधा हुआ जो पानी है वो दुर्गंधित हो जाता है, ऐसे ही जो बंधा हुआ व्यक्ति या बंधा हुआ विचार जो है उसमें से भी दुर्गंध आती है। हमारी जो परंपरा है प्रवाही है, परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तनशीलता उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको भारत ने भारत रखा है। इतने आक्रमणों के बाद भी हम परिवर्तन करते चले, लेकिन जो मूल तत्व है उसको हमने संजो के रखा, संभाल के रखा, इसीलिए ही आज भारत भारत है। तो ये तीन विशेषताएं मुझे देखने को मिलती है भारतीय ज्ञान परंपरा की, जिसके कारण पूरे विश्व को हम एक उपहार के स्वरूप भारतीय ज्ञान परंपरा को दे सकते हैं। जी अतुल जी, ये हमारी शिक्षा जो पद्धति है, हमने देखा अभी तक जो चली आई है वो असमानता को दूर नहीं कर पाई है। एक समय ऐसा था कि वैश्विक शिक्षा का केंद्र था भारत, दूर दराज के लोग जो हैं यहाँ पर शिक्षा लेने आया करते थे, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और पुस्तकालय हुआ करता था। गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वहाँ पर राजा, रंक, गरीब, फ़कीर सभी के बच्चे वहाँ पर एक साथ पढ़ा करते थे और एक ही प्रकार की शिक्षा वहाँ पर जो है लिया करते थे। क्या हमें शिक्षा की जो असमानता है, अगर उसको रोकना है तो हमें गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को फिर से वापस लाना पड़ेगा क्या, और क्या ये आधुनिक युग में संभव है? देखिए, जो हुआ है शिक्षा में, आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो तो मैकाला अंग्रेजी ने दी हुई शिक्षा व्यवस्था है, और उनका अंग्रेजों का मूल लक्ष्य यह था कि डिवाइड एंड रूल। इसलिए उन्होंने हर बात में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं, रचनाएं खड़ी की, इसलिए, और शिक्षा उनका मूल जड़ है। जब मैकोलो ने भी पूरे देश का भ्रमण किया और बाद में उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के सामने विषय रखा, तो उन्होंने ये कहा कि ये सारे देश में इतने सालों के आक्रमण के बाद भी इनकी संस्कृति, इनकी व्यवस्था, इनकी परंपरा यथावत चल रही है, तो उसका एक मूल कारण है वो तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था बदलने के बारे में उन्होंने फिर कार्य किया। वो कार्य, उन्होंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था कि पिताजी, मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलने में सफल हो रहा हूं, उसका मुझे आनंद है, लेकिन ये सच्ची सफलता तो तब मानी जाएगी कि हम और हमारा शासन यहाँ नहीं रहेगा, फिर भी ये व्यवस्था चलती रहेगी और इसमें निकलने वाले लोग दिखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन आचार विचार व्यवहार से संपूर्ण अभारतीय होंगे। तो ये जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसका परिणाम ये है, और हमने स्वतंत्रता के बाद भी वही शिक्षा व्यवस्था चलने दी। तो उसको बदलना ये सबसे प्राथमिकता का, प्रायोरिटी का काम है। मैंने पहले भी कहा कि देश में फिर से भारतीयता, भारतीय ज्ञान परंपरा पुनर्स्थापित करना है तो उनका मूल आधार शिक्षा रहेगा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, आज क्यों दुनिया में भारत के बच्चे, लाखों बच्चे हर साल विदेश जा रहे हैं, ये उल्टी गंगा बह रही, जो आपने कहा इसके पहले तो, कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी आदि जो विश्वविद्यालय थे हमारे यहाँ, तो दुनिया भर से लोग ज्ञान प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, विद्या प्राप्त करने भारत आते थे। आज उल्टा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर इस प्रकार का नहीं रहा। तो इसको वापस लाना है तो उसका मूल आधार है भारतीय ज्ञान परंपरा का, इसमें समावेश। जी जी, समय समाप्त हो रहा है। एक टिप्पणी चाहूंगा अतुल जी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, एक टिप्पणी चाहूंगा, और टिप्पणी जो है बहुत ही विशेष जो प्रायोजन है, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। वैसे तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो है पूरे विश्व को एक परिवार मानती है और उसी तरीके से सबको जो है सब कुछ देने का प्रयास करती है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो संकल्प है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प की पूर्ति क्या भारत की ये ज्ञान परंपरा करती है, और करती है तो इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना पड़ेगा सामाजिक जीवन में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने अंतिम किया। देखो, हमारा एक ध्येय वाक्य है शिक्षा सफल उत्थान न्यास का, कि देश को बदलना है तो शिक्षा बन लो। जैसा हमको नागरिक, समाज, राष्ट्र चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से पहले शिक्षा को बदलना पड़ा। किसी भी देश का विकसित भारत को, विश्वगुरु भारत को, समर्थशक्तिशाली भारत को, इसका रास्ता तो शिक्षा से ही गुजरता है। इसलिए जब तक इस प्रकार की शिक्षा नहीं व्यवस्था खड़ी करेंगे तब तक उस प्रकार का भारत नहीं बन सकता है। हाँ, आज हम विकास के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। आज बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अनेक फील्ड में आज दुनिया भारत की पूछ है, लेकिन वो भौतिक दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं। लेकिन भौतिकता और आध्यात्मिकता का दोनों का समन्वय होना चाहिए।
क्या आज पर्यावरण का संकट देश में कम हो रहा है? क्या आज मूल्यों का संकट कम बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है? क्या चरित्र का संकट कम हो रहा है, बढ़ रहा है? हत्याएं, अकस्मात आदि आदि बातें, महिलाओं को उत्पीड़न कम हो रहा है, बढ़ रहा है? तो ये भी विकास है क्या? तो ये जो विकास दोनों प्रकार का चाहिए, साइकिल के दो पहिए जैसी बात है, भौतिकता और आध्यात्मिकता, दोनों का समन्वित प्रयास करना है। सरकार अपने स्तर पर विकास कर रही है, वो सरकार का काम भौतिक विकास का, लेकिन ये जो विकास है आध्यात्मिक दृष्टि से विकास का कार्य, ये समाज का कार्य, समाज में मूलतः शिक्षा का कार्य है, शिक्षाविदों का कार्य है, जिसको पहले ऋषि मुनि कहते थे, आज हम शिक्षाविद कहते थे, अकादमिशियन कहते आदि आदि। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होने से ही हमको भारत को विश्व गुरु या विकसित भारत बनाना है, यानी हमको भारत को अमेरिका नहीं बनाना है। दुनिया के दुखी, पीड़ित, गरीब देशों की सहायता करने वाले, समर्थन करने वाले देश, विश्व में शांति की पुनर्स्थापना करना, यह भारत का कार्य है। तो इस प्रकार का भारत बनाना है समग्र विकास दृष्टि से, कि आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि दोनों विकास होना चाहिए, तो उसका आधार शिक्षा ही बन सकता है। इसलिए देश जैसा हमको चाहिए वैसी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति हमारे पास आई है। मैं शिक्षाविदों को इस माध्यम से आह्वान करूंगा, इस शिक्षा नीति को समग्रता से और सुचारू रूप से क्रियान्वित करने से ही शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। जो पिछले 150 साल से हमारा सपना है कि मेरे को भी शिक्षा जानी चाहिए, बातें करने से जाएगी नहीं, प्रत्यक्ष काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा विश्व जो है पर्यावरण की समस्या से ग्रसित है, और उसको ठीक करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हमारी पूजा पद्धति है उसमें ही पर्यावरण की रक्षा समाहित है। बस हमें सीखने की और दूसरों को सिखाने की आवश्यकता है। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाधव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों जुड़े और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।